कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 4 गति के नियम। इसके आज हम 3 अंक के प्रश्नों पर बात करेंगे। 1 अंक व 2 अंक के वीडियो पहले बन चुके हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी है, उससे आप अंग्रेजी 10th ग्रामर और 12th फिजिक्स 11th फिजिक्स को देख सकते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न क्या है? बेलन या लोटनिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर लिखिए। तो सर्पी घर्षण, बेलन घर्षण, इसको देखते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो उनकी संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाला विरोधी बल सर्पी घर्षण कहलाता है। पूरा सेंटेंस इसमें वही है, केवल यहाँ पर क्या कर देना, लुढ़कती है, तो ये बेलन घर्षण हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उनकी संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले विरोधी बल को बेलन घर्षण कहते हैं। इसका मान सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है, बेलन घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है। फिसलती वस्तु की संपर्क सतह वही रही आती है, लुढ़कती हुई वस्तु की संपर्क सतह समय के साथ लगातार बदलती रहती है, जैसे हाथों का घिसना और ये पहिए का चलना। इस तरह से यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न समझते हैं। घर्षण के नियम है, तो घर्षण के नियम को समझते हैं। क्या है घर्षण का नियम? यह गति के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। अगला देख लेते हैं। यह संपर्क सतहों के समांतर कार्यरत होता है। यह संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखना है। सीमांत घर्षण अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F समानुपाती R लिखना हो तो ठीक है, नहीं ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं घर्षण से लाभ और हानि क्या क्या होते हैं। तो चलिए घर्षण से लाभ देखते हैं। घर्षण से हम चल सकते हैं, चाक से बोर्ड में लिख सकते हैं, खीले गाड़ सकते हैं, पेड़ों में चढ़ सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। गाड़ियाँ चला सकते हैं, कापियों में लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब घर्षण से हानि क्या होती है? मशीनी भागों में टूट फूट हो जाती है, ऊर्जा का क्षय हो जाता है, कार्य क्षमता घट जाती है और आग भी लग सकती है। तो इस तरह से घर्षण की हानि होती है। इसके बाद हम बात करते हैं घर्षण बढ़ाने के उपाय और घटाने के उपाय। तो घर्षण बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? संपर्क सतहों के बीच रेत छिड़काव कर देना चाहिए, सतहों को खुरदुरा बनाना चाहिए, सतहों में चिपचिपा पदार्थ लगा देना चाहिए, उपयुक्त चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। घर्षण बढ़ाने के लिए हम ये तरीके अपना सकते हैं। अब घर्षण कम करने के क्या उपाय हैं? सतहों को चिकना कर दें, स्नेहकों का लुब्रिकेंट्स का उपयोग करें, धारा रेखा की आकृति बना दें, उपयुक्त पदार्थों का चयन कर लें, उपयुक्त चूर्णों का चयन कर लें, बॉल बेरिंग का प्रयोग करके भी हम घर्षण को घटा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो यदि बाह्य बल न लगाया जाए तो किसी विलगित निकाय का रेखी संवेग संरक्षित होता है। यहाँ विलगित निकाय का रेखी संवेग संरक्षित होता है। इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं। विलगित निकाय का रेखी संवेग, तो इसको दोबारा से पढ़ देते हैं। संवेग संरक्षण क्या है? तो यदि बाह्य बल न लगाया जाए तो किसी विलगित निकाय का रेखी संवेग, विलगित निकाय का रेखी संवेग संरक्षित होता है। ये इधर से यहाँ का यहाँ हो जाएगा, का रेखी संवेग नियत होता है या संरक्षित होता है, इसे संवेग का संरक्षण कहते हैं। अब इसे हम सिद्ध कैसे करें? तो न्यूटन का द्वितीय नियम यहाँ पर लिख देते हैं। तो न्यूटन का द्वितीय नियम ये होता है, F बराबर dp/dt। किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब यहाँ संवेग संरक्षण में देखिए, यदि बाह्य बल न लगाया जाए, इसलिए F का मान 0 कर लिए। तो इस सूत्र में dp/dt का मान कितना हो गया? 0, क्योंकि F का मान तो 0 हो गया। अब यदि हम dt का पक्षांतर करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो संवेग में परिवर्तन है, dp का मतलब संवेग में परिवर्तन का मान 0 है। इसका मतलब ये है कि संवेग क्या होता है? नियत होता है। इसके बाद इसका 6वां प्रश्न देख लेते हैं। 6वां प्रश्न क्या है? तोप या बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है या तोप से गोला छोड़ा जाता है तो विपरीत दिशा में जिस वेग से बंदूक या
तोप गति करती है उसे प्रक्षिप्त वेग कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक गोली के विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करती है उसे प्रक्षिप्त वेग कहते हैं। यदि ये बंदूक है और इस बंदूक से हम यहाँ पर गोली छोड़ते हैं तो गोली छोड़ने के बाद बंदूक तो आगे जाती है, लेकिन ये जो बंदूक है वो कहाँ जाती है, पीछे की ओर जाती है। तो जिस वेग से पीछे जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त वेग कहते हैं। अब यहाँ पर समझ लिए, माना बंदूक का प्रक्षिप्त वेग क्या है, v है, द्रव्यमान कैपिटल M है, गोली का वेग v है और इसका द्रव्यमान m है। तो संवेग संरक्षण के नियम से जो संवेग गोली का है वही गोली का है, तो ये संवेग हो जाएगा m इंटू वी। तो ये हो जाएगा बंदूक का संवेग, और प्लस ये m इंटू वी कर देंगे किसका, तो गोली का संवेग। और शुरू में इनका संवेग शून्य था तो बाद में भी संवेग होगा, क्योंकि संवेग का संरक्षण का सिद्धांत होता है। अब यहाँ से हम क्या किए, एम भी का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इस एम को बटे में कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो है प्रक्षिप्त वेग का व्यंजक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन के गति के नियम लिखिए। तो 7वां प्रश्न है, इसको समझते हैं। तो प्रथम नियम या जड़त्व का नियम क्या होता है, कोई विराम या एक समान गतिशील वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं करती जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। तो इस तरह से इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, प्रथम नियम भी कहते हैं। अब इसका द्वितीय नियम समझते हैं। किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, F समानुपाती dp अपॉन dt। तो यहाँ पे F का मतलब बल है और dp अपॉन dt का मतलब है संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तीसरा नियम देखिए, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती ही, ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम हो गया। इसके बाद इसका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 8वां प्रश्न क्या है, 25 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील 60 kg के पिंड पर 50 न्यूटन का मंदन बल लगाया जाता है, पिंड में रुकने का समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस पिंड से हम इसका त्वरण निकाल लेंगे। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, A बराबर F अपॉन M। F का मान कितना दिया है, 50। अब 50 में माइनस क्यों लगा लिया, क्योंकि ये मंदन बल है इसलिए -50 हो गया। M माने इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 60, तो यहाँ 60 लिख दिए। यहाँ शून्य शून्य कटेगा, -5/6 इसका ये त्वरण हो गया। अब यहाँ गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे, तो ये होता है v = u + at। तो बाद में कोई वस्तु चल रही थी, चलते चलते अंतिम में क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि मंदन बल लग रहा है। तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। प्रारंभिक वेग इसमें दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड से क्या है, गतिशील है, प्लस कर दिए। यहाँ a का मान -5/6 है तो ये रख दिए, t की जगह t रख दिए। अब इसमें हम इसको हल करेंगे, तो हल करने का तरीका देख लीजिए कैसे कैसे ये हल हो गया है। तो यहाँ हम इसका पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ जो है इस तरह से मान रख दिए हैं, u का मान, v का मान, a का मान और t का मान, इनका मान रख दिए। मान रखने के बाद ये 25 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो -25 हो जाएगा, ये बचेगा। अब हमको t निकालना है, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, मानिए -6/5 हो गया। तो इस तरह से हम इसको काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 5 छक्का 30 हो गया। तो 30 सेकंड आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको रुकने में कितना समय लगेगा, 30 सेकंड लगेगा। इसका 9वां प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका 9वां प्रश्न इस तरह से है, 20 ग्राम की एक गोली 900 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर रेत के ढेर से 25 मीटर तक घुस जाती है। गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मंदन ज्ञात करने के लिए पहले सेंटेंस में जो ज्ञात है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 90 किलोमीटर इसकी चाल है, प्रारंभिक चाल है। तो मैं ये लिख दिया u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर यदि हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आप दो तरीके से बदल सकते हो। यहाँ 90 और गुणे क्या होता है 5/18। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। 18 पंचे 90, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा तरीका है कि इसको किलोमीटर के ऐसे बदल लो आप, 90 और किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 इस तरह से, और बटे में घंटे का मतलब हो जाएगा क्या 60 × 60। अब इसको भी हल कर लेंगे तब भी वही आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, फिर ये 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 और ये 3 दाहम 30 हो गया।
और ये 6 पंचे 30 हो गया, तब भी 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इस तरह से इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये 20 ग्राम की है, तो 20 ग्राम को अब हमको किलोग्राम में बदलना है। तो ये 20 ग्राम है और किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 का इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 1000 का भाग करेंगे तो ये शून्य कट जाएगा। अब इसके बाद ये 100 है, इसको में 100 का भाग करेंगे तो ये 0.02 किलोग्राम हो जाएगा इसका भार, द्रव्यमान। अब ये सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर धंस जाती है, तो इसका ये डिस्टेंस है, विस्थापन है, तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग करेंगे 0.25 आ जाएगा। इस तरह से जो इसमें दिया है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, SI मात्रक में इसको बदल लेंगे। अब गति का यहाँ तृतीय नियम लगाएंगे तो v² - u² बराबर 2as हो गया। v का मान क्या रहेगा, 0। u का मान देख लीजिए, इसमें u का मान कितना है, 25, तो यहाँ 25 का स्क्वायर लिख दिए। 2 तो 2 लिखा है, a हमको निकालना है। यस का मान कितना दिया है, 0.25, तो ये लिख दिए। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। और यदि 25 में 2 का गुणा करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसको हम भाग में करेंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर ये जब बटे में करेंगे, फिर से देख लीजिए, 25 में 2 का गुणा करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 का बटे में कर दिए। अब इसका दशमलव हटा के ये 6250 हो जाएगा, उसमें 5 का भाग करेंगे तो 1250 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ जाएगा। अब हम यहाँ पर मंदन बल भी निकालेंगे, तो मंदन बल निकालने के लिए सीधा है। तो मंदन बल बराबर होता है F बराबर m × a। तो m का मान कितना दिया है देख लीजिए, यहाँ अभी ज्ञात था जो आप प्रश्न में दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ, ये देख लीजिए, ये m का मान 0.02। तो m का मान ये हो गया और त्वरण का मान ये हो गया। ये दोनों मान रख दिए, m की जगह m का मान रख दिए हैं और a की जगह a का मान। यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो 25 न्यूटन इसके मंदन बल का मान हो जाएगा। चलिए अब इसका 10वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो 10 kg की वस्तु पर 20 न्यूटन बल 2.5 सेकंड तक लगाया जाता है। निम्न की गणना करना है। यहाँ पर हमको आवेग बताना है, संवेग बताना है, वस्तु का त्वरण बताना है। तो आवेग के लिए ये सूत्र होता है J बराबर F × डेल्टा टी। तो F कितना हो गया, बल का मान कितना है 20, तो यहाँ 20 लिख दिए। अब डेल्टा टी माने समय अंतराल कितना दिया है 2.5, तो इसका गुणा कर दिए। 20 में ये 25 का गुणा करेंगे तो 50 न्यूटन प्रति सेकेंड आ जाएगा। F का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए यहाँ मात्रक न्यूटन सेकेंड आ गया। अब बी नंबर का हम देखते हैं कि ये संवेग में परिवर्तन कितना होगा। तो संवेग आवेग प्रमेय से संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर जो इसमें आएगा संवेग का मान वो हो जाएगा 50। और 50 कैसे आ गया, 50 कैसे आ गया इसको आपको इसमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या निकाले हैं, फर्स्ट वाले में आवेग निकाले हैं। तो जितना आवेग है उतना ही क्या हो गया, संवेग हो गया। और इसका सूत्र संवेग का P = m भी होता है, इससे मात्रक निकाल सकते हैं। m का मात्रक किलोग्राम होता है, v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, या ये मात्रक भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सी नंबर का देखते हैं, त्वरण निकालना। तो त्वरण का सूत्र होता है A बराबर F/m। F का मान देख लीजिए, इसमें कितना दिया है 20 न्यूटन, तो यहाँ 20 कर लिए। m का मान कितना है 10 kg, तो यहाँ 10 कर लिए, इसमें भाग कर देंगे 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हल करना है। तो फिर इसके जो 4 अंक के प्रश्न हैं अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।